अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन ऐसी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और जैसा कि कहा जा रहा था, इस महीने में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो नोटिफिकेशंस हो, नई तकरीरियां या सियासी किरदारों की वापसी। महीने के आगाज ही में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात खुलकर सामने आ गए हैं और अब ये भी वाज़ेह हो चुका है कि इस तरमीम में किन नुकात को शामिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हमायत की दरख्वास्त की है। बिलावल के मुताबिक तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दीली, आर्टिकल 243 में तरमीम और तालीम व आबादी की मनसूबाबंदी को दोबारा वफाक के दायरे कार में लाने जैसे नुकात शामिल हैं। बिलावल ने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी 6 नवंबर को इजलास करेगी, जिसमें पार्टी की हतमी पॉलिसी तय की जाएगी। इसी दौरान सियासी मंजरनामे का एक और अहम बाब PTI के गिर्द खुल रहा है, जहां एक अरसे से खामोश रहने वाला ग्रुप अचानक मुतहरक हो गया है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी मुश्ताक की सरबराही में ये ग्रुप पहले शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर चुका है और अब हुकूमत से सियासी दर्जा हरारत कम करने और इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है। फवाद चौधरी ने इंदिया दिया है कि वो जल्द हुकूमती वज़रा और पार्लिमानी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। ताहम सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान ऐसे किसी भी मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है जो बराह रास्त हुकूमती शख्सियात या इत्तेहादी जमातों के साथ हों। यही वो तज़ाद है जो इस ग्रुप के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये नया फवाद ग्रुप और दरअसल PTI की मौजूदा वकला क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जारहाना मौक़िफ़ का मुखालिफ है और इसी वजह से उसने मसालिहत की मुहिम शुरू की है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों से राब्ते कर लिए हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान, ML वली खान, सिराजुल हक और अमीर मकाम शामिल है। इनकी कोशिश है कि एक सूबाई सतह का सियासी जरगा तश्कील दिया जाए जो अमन ओमान के हवाले से मुतफ़िका लाहे अमल तैयार करे। नवंबर का आगाज सियासी तौर पर हलचल खेज साबित हो रहा है। एक तरफ आईनी तरमीम के जरिए ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली की कोशिश है, तो दूसरी जानिब PTI के अंदर मसालियत बा मुकाबला मज़ाहमत की कशमकश जारी है। क्या 27वीं आईनी तरमीम बाआसानी मंजूर हो पाएगी और उसके मकासद क्या है? क्या शाह महमूद कुरैशी वाकई फवाद ग्रुप की हमायत या मोहतात फासला बरकरार रखेंगे? क्या सुहेल आफरीदी सूबे में फोर्सेस के मुमकिन ऑपरेशन पर तमाम जमातों को एक मौक़िफ़ पर ला सकेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी। फैसल, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। फैसल साहब, सबसे पहले तो 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज बिलावल साहब ने ट्वीट के जरिए सारा मतन बता दिया है कि उसमें वो NFC अवार्ड समेत आर्टिकल 243 और ख़ास तौर पर आईनी अदालत के क़याम को मंजूर कराना चाह रहे हैं। आप एक वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आईनी बेंच के बावजूद, आईनी बेंच है ऑलरेडी, उसके बावजूद ऐसा क्या है जो आईनी अदालत की ज़रूरत पेश आ रही है? बेसिकली तो जो आईनी अदालत है वो सुप्रा पार्लियामेंट बॉडी जो है वो कायम करना है ना, जिससे फिर आप पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो तरमीम आ रही है ये कोई नेक नीति की बुनियाद पे तो आ नहीं रही है। ये हुकूमत जो है वो नुमाइंदा पार्लियामेंट भी नहीं है, मगर आप ये कहें, क्योंकि इनकी जो साख है उसके ऊपर तो बहुत सवाल उठते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं और फिर इलेक्शंस को रिगिंग जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। तमाम गैर जानबदार सोर्सेज ने भी ये कहा है कि सब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन थे। तो ये जो आईनी अदालत पहले 26वीं तरमीम में थी, लेकिन उस वक़्त क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं थे, तो अब आईनी अदालत की तरफ जो है नंबर्स पूरे करने के बाद ये जाया जा रहा है और एक सुप्रा पार्लियामेंट्री बॉडी होगी जुडिशल, जो कि कंट्रोल करेगी लेजिस्लेशन को, और वो इंतज़ामिया का जुडिशल कमीशन जो इस वक्त मौजूदा है वही चूज़ करेगा। तो जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया है उस तरह से ये एक आईनी अदालत बना के तो मामलात को वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक सर, आप क्या समझते हैं कि वो 18वीं तरमीम और सूबों को NFC अवार्ड्स और फिर खुद मुख्तारी, जिसका क्रेडिट ले लेकर पीपल्स पार्टी अपनी मुहिम चलाती है, उसमें तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके सूबे को अफेक्ट करे वो उस पर उनका रवैया काफ़ी सख्त होता है। हमने नहरों वाले मामले पर भी देखा था। पीपल्स पार्टी के पास चॉइस क्या है जी? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानेगी?
कोई 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 बात जो ऐसी बताए ना जिसे पीपल्स पार्टी कहे कि हम नहीं मानते या हम नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कोई ऐसी चॉइस है और या वो करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो नेहरू का मामला तो क्योंकि रूरल सिंध में बहुत ज्यादा जोर हो गया था, वरना सदर जरदारी तो एग्री कर चुके थे। वो तो ब्रीफिंग भी हुई थी और ना ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया या कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ये पीपल्स पार्टी को अगर कोई कंफ्यूज करता है कि बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी, तो वो नहीं है। ये तो जरदारी साहब की पार्टी जरदारी है जो साहब की इक़्तिदार पार्टी के है। बगैर रहती नहीं है। तो वो पार्टी नहीं है जो कि पायनी जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखती है, सिविल राइट्स पे यकीन रखती है। तो ऐसा पीपल्स पार्टी के अभी अभी जो उनके क्रेडेंशियल है वो गैर जमहूरी ज्यादा है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि फिर 27वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी में कोई पार्लिमानी या सियासी रुकावट हुकूमत को पेश आ सकती है? खास तौर पर पीटीआई का क्या नुक्ता नज़र और हिकमत अमली होगी? क्या अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जा सकता है और मौलाना को पीटीआई कायल कर सकती है? देखिए, ये तो अभी पीटीआई क्या करती है या पीटीआई की जो प्रीवियस भी कोशिशें हुई हैं या आपने देखी होंगी, वो कोई इतनी जोरावर तो साबित नहीं हो सकी। और जो अपोजिशन अलायंस है उसमें भी बनाने में नाकाम रहे हैं सारे लोग। तो वो तो साल डेढ़ पहले हमने मशवरा दिया था कि आप करें। खान साहब की भी ख्वाहिश थी, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो को फजल रहमान साहब पे, क्योंकि अली अमीन वगैरह नहीं थे, पर सलमान राजा जो हैं वो भी महमूद खान चकजई की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है और वो उन्हीं को आगे लेकर आना चाहते हैं। फैमिली का भी उधर ही झुकाव है। तो पीटीआई की क्या होगी हिकमत अमली, या क्या इस वक्त नंबर गेम्स में पीटीआई सेनेट में, और ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद अपोजिशन के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट और स्पेशल सीट्स के बाद में बिल्कुल। आराम से ये कर हाँ, ली वो जाएगी। कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब उन्हीं की साइड पे रहें ताकि वो जो स्ट्रीट पावर है वो अपोजिशन की तरफ ना चली जाए। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, कोई हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑफर्स तो बहुत कुछ हो रही हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के सियासतदान हैं, ज़रा वो हम्म। देखेंगे। लेकिन एक जो नज़र आता है वो भी अपनी पोजीशन तो शिफ्ट करते रहते हैं, हम्म। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये है कि अपोजिशन अब ये तो अब सियासी टेस्ट है ना जी। हम्म। सही। जो ये तो सियासी टेस्ट है ना जी, जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है हम्म। इसकी पीटीआई की, कि क्या वो कितनी सियासत कर सकती है, कितने लोगों को अपने साथ मिला सकती है, अपना मतम नज़र दे सकती है। ये तो सिर्फ अगर से लड़ाई करते रहेंगे या एहतजाज करें तो उससे तो काम नहीं बनेगा। ये तो पार्लियामेंट के अंदर की सियासत है, पार्लियामेंट के बाहर की सियासत है। तो आज ये रिवील हुआ, तो देखते हैं आने वाले दिनों में पीटीआई की लीडरशिप जो है, मुझे तो उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है आपको कि कोई क्या खास वो उम्मीद नहीं कोई है कि वो ऐसी रेजिस्टेंस हिकमत क्रिएट अमली। कर सके? हाँ, अच्छा। इसमें इम्पोर्टेंट एक और जो अभी डिटेल्स तो नहीं आई हैं, हम्म। चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतालिक भी कुछ मामलात हैं। हम्म। उन मामलात को भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं हम्म। वो नापायद हैं, और जिसकी वजह से जो जमहूरियत का पहला जो स्टेप होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक उसका कोई श्योरिटी नहीं होती, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 8-10 प्रपोजल्स आएँगी और हम्म। उनमें से कोई जो 3-4 जो मोस्ट इमिनेंट होती हैं, ज़रूरी ये समझते हैं, वो ये हम्म। कर लेंगे। और बाकी फेस सेविंग के लिए होता है जी कि हमने ये निकाल दिया, हमने वो निकाल दिया, हमने ये होने बट वाला था, बज़ाहिर हमने ऐसा लग रहा उसको है कि बड़ा रोका। इजीली ये हो जाएगा, कोई खास रेजिस्टेंस सामने नहीं आएगी और ये इजीली हुकूमत पास कर लेगी। फैसल साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल, मौलवी मुश्ताक ने जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की, अचानक क्या सूझी मुलाकात की? वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई मफाहमत की जाए, हुकूमती वज़रा से मिला जाए, सियासी टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अचानक ऐसा क्या हुआ जी? क्या वजह बनी कि फवाद चौधरी साहब समेत दीगर जितने भी साइडलाइन ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं? कोई तो वजह होगी। और क्या खबर है कि क्या उनकी मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल में हो सकती है? नहीं, हो तो सकती है मुलाकात में, तो ज़ाहिर है खान साहब अगर चाहेंगे हम्म। तो हो जाएगी।
और मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर इमरान इस्माइल साहब हो गए और इनके पुराने ताल्लुक है। इमरान इस्माइल साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है इमरान खान साहब से। हम्म। और वो ज़ाहिर है हर बंदा तो वो जानते हैं एक दूसरे को। फवाद साहब की भी बहुत ज़्यादा कुर्बत है इमरान खान साहब से। बुनियादी तौर पे तो देखें ना जी, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की होनी चाहिए, ताकि जो पीटीआई की सियासत है वो बहाल हो सके, और बजाय कि दोबारा कोई 26 नवंबर जैसा मैसेकर हो, जी जी। कि 26 नवंबर वाला कोई मैसेकर हो। और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो टॉक्स के ज़रिए हो जाएँ। और देखिए, सियासी जमातों को फिर गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। सियासी कोई भी सियासी आदमी होगा, वो गुफ्तगू पे तो बिलीव रखेगा। कोई ये डेफिनेट हाँ। लड़ाई या मार-कुटाई तो मद्देनज़र नहीं होता। और सियासी अगर डायलॉग होना जो चाहिए, सियासत जिसमें सियासी टेम्परेचर भी नीचे आना चाहिए। बट सर, मैं क्वेश्चन इसके फिर क्या पीटीआई वाले इनकी बात पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? वो तो ऑब्वियसली वो बार बार यही कहते हैं कि ये जिन चंद लोगों का नाम लेते हैं वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ये लोग चले गए थे, पीटीआई को छोड़ गए थे, और अनटिल अनलेस ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब खुद इसको बैकअप ना करें, उसके पीछे ना खड़े हों, तब तक तो ये जितनी भी काविशें हैं वो कामयाब तो नहीं होंगी। तो शाह जी, आप पीटीआई पे एक क्या वक्त आसान है? एक बहुत अच्छा वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त तो अभी भी है। हम्म। वक्त तो जब तक नहीं अच्छा होगा ना, जब तक इमरान खान साहब नहीं आएँगे। और इसके एंडोर्समेंट बाकी तो मैटर नहीं करते ना जी। हम्म। सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं। और इमरान खान जो हैं, अगर इसमें वो हामी नहीं भरेंगे, या वो ये प्लस इमरान खान हम्म। होगा। ये लोगों ने, क्योंकि ये जो नई इनकी लीडरशिप है, ये तो वल्नरेबल रहती है ना। ये तासुर देते हैं जैसे माइनस इमरान खान। नहीं, माइनस इमरान खान तो हो नहीं सकती कोई चीज़ पाकिस्तान में। पीटीआई की सियासत तो है ही इमरान खान और कारकुनान, और कारकुनान इमरान खान की बात मानते हैं। बाकी तो कोई हो ना हो, वो तो मैटर नहीं करता। तो ये जो ये काविश है उसमें 9 मई में, क्योंकि फवाद साहब भी अभी वो 9 मई में जाली केसेज़ हैं, लेकिन उन पे गलत केसेज़ हैं, लेकिन वो तारीखें तो भुगत रहे हैं, और लाहौर में भी और पिंडी में भी और दूसरी जगहों पे भी। तो वो जब जाते हैं तो उनकी मुलाकात तो होती है सबके साथ, वर्कर्स के साथ, लीडरान के साथ। और ज़ाहिर है पुराने, क्योंकि वो एक दूसरे के जानने वाले भी हैं, इकट्ठे काम भी किया है, वो मतलब होता है। तो मेरा ख्याल है, अगर वो कर रहे हैं रिहाई की कोशिश, अगर करना चाहते हैं, तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मतलब शाह आप महमूद दूसरे कुरैशी साहब ने भी मुखालफिन तो के मना साथ भी कर तो दिया। बैठना उन्होंने होगा। भी कहा कि मैं नहीं लीड करना चाहता और मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी इमरान खान साहब को एक मरतबा ख़त भी लिख चुके हैं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, मगर उनकी बात तब भी नहीं मानी गई थी। और हम देखते हैं कि मौजूदा पार्टी की आदत या वाइस चेयरमैन होने के बावजूद उनकी रिहाई या उनसे जेल मुलाकातों के लिए भी एक्टिव नज़र नहीं आती। तो उसकी क्या वजह है? क्यों कुरैशी साहब को साइडलाइन किया गया है? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब मुज़ाकरात क्या है, इमरान खान साहब इस चीज़ पर आएंगे दोबारा? देखिए, आप पहले तो आखिरी जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देते कि कोशिश तो आप करते हैं ना जी। हम्म। अगर आप वो इमरान खान साहब नहीं माने, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। क्योंकि उससे देखें ना, नुकसान जो हो रहा है, ये टसल है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। इसका नुकसान तो बराह रास्त पाकिस्तान को हो रहा है। तो जिसने भी मामले हल करने हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या चाहे इमरान खान साहब, वो पाकिस्तान के लिए करने हैं, और वो उनके लोगों के लिए करने हैं, मुल्क को आगे जाने के लिए करने हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो जब तक जेल के अंदर है, तब तक तो वो कुछ कर नहीं सकते। हम्म। जो वो बाहर आए और इमरान खान साहब के साथ और ये जो लाहौर वाली लीडरशिप है, ये भी जो है वो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन अगर वो बाहर आते हैं, इमरान खान साहब से वो आते हैं, तो वो कायल कर सकते हैं। उनका इतना कदो-काठ है कि वो बात इमरान खान साहब उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब दिस इज़ अ फैक्ट। हम्म। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर है कुछ लोग दूसरी साइड के मिलेंगे, तो वो आपको, वो लोग जो उनके साथ पॉलिटिकली एंगेज रहे हैं, जिनको एक हिस्ट्री पता है, ज़ाहिर है को पीटीआई को एक रातों-रात तो नहीं बनी ना जी। ठीक। 2015 के बाद, 2013 के बाद बहुत सारे लोगों ने जॉइन किया, मेहनत की, हम्म। फिर इक़्तिदार पे आए, क्योंकि पीटीआई तो 1907 से एग्ज़िस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैच्योर सियासी जमात तो तब बनी जब 2013 के हम्म। इलेक्शनों के बाद इनकी टीम सियासी आई। तो ये वो सियासी टीम से इसलिए भी ये खार खाते हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है। ये समझते हैं कि अगर उनमें से कोई भी लाहौर में से बाहर आ गया, तो वो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। तो ये लिहाज़ा ना ये मिलने जाते हैं, ना उनसे कोई सलाह-मशवरा करते हैं, हम्म। और खुद ही जो है वो कोई ऐसा काम कर नहीं पाए अभी तक।
कि जैसे आप कहें कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके, वो तो होती हुई नजर नहीं आ रही वो जल्दी। तो बिल्कुल अभी भी तो होती अगर हुई कोई नज़र नहीं आ रही, कोशिश लेकिन करता है सर खैबर पख्तूनख्वा के भी मामलात वफाक के साथ अभी तक मामूल पर नहीं आए, बल्कि मज़ीद इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। और अब सोहेल अफरीदी ने सूबे के अमन अमान के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड अमन जिरगे के लिए भी रब्ता किया है, जिसमें मौलाना साहब भी होंगे, सिराजुल हक भी, एम एल वली वगैरह सब शामिल होंगे। आपको लगता है कि जिरगा जो फैसला करेगा वो वफाक और रियासत की पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है? उसको देखिए ना, ये सबका अगर तो एक जॉइंट काम होता है, सारे इकट्ठे एक काम करते हैं, किसी नुक्ते पे वो सारे एग्री करते हैं, तो उनको इग्नोर करना तो मुश्किल होगा ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिहाजा उसको जो है सर अभी भी जिस स्मूथ तरह से वो करने यही के बात कर लिए। रही है कि ये जो मुआहदा हुआ, जो भी बात हुई, इस हवाले से उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, लेकिन फिर हुकूमत कहती है कि हम जब इजलास के लिए बुलाते हैं तो फिर वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वज़ीर आला साहब नहीं आते बल्कि मुज़म्मिल असलम को भेज देते हैं, जो कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बनता था उस तरह की मीटिंग में आने के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि आप आके बैठें, बातचीत करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जाना चाहिए बिल्कुल, ये अमन जरके के बाद अगर कोई मीटिंग होती है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, और इसमें तमाम जाते शामिल है, और सोहेल अफरीदी ने सबको फोन करके खुद बुलाया, ये एक अच्छी बात है। ये उन्होंने अपोजिशन को भी बुलाया, बीन में जब उनका इलेक्शन था तो फिर भी ये सारे जाके वोटें मांग रहे थे। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है, ये इस तरह का जेस्चर करने से बेहतरी आती है। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। दूसरी बात देखें ना, एक बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से आप ये कह रहे हैं कि हमने जो इमरान खान साहब का भी यही एक है, और मैं जो उनके तर्जुमान ने कहा है, उनके सुहेल अफरीदी साहब के, कि जो है वो अपना वो भी इस्टेब्लिशमेंट से, जिनके पास इख्तियार है, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो बात करा सकेंगे ना जिनका दोनों तरफ ताल्लुक होगा आपको। तो आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पे बात करना चाहते हैं, और आप आकड़ के तो नहीं बात कर सकते ना। ये तो ज़ाहिर है, फिर कोई म्यूचुअल ग्राउंड बनेगी ना जी, जिसमें बात होगी। तो आप एस्टेब्लिशमेंट से बात लेकिन भी फिर करना सर यहाँ चाहते पे हैं और प्रॉब्लम कहते ये है हैं ना कि जी अगर उधर से कोई बात करता है तो फिर जैसे गड्ढापुर साहब पे इल्जामात लगे कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनके दोनों तरफ मामलात सेट है, फिर यहाँ भी तो मसले मसाइल आ जाते हैं। और सर DGI-SPR से भी सवाल पूछा गया गवर्नर राज के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि ये फाक का मसला है, हमें इससे दूर रखे। आप कोई देख रहे हैं इस तरह का कि कोई हुकूमत ऐसा कुछ मिस एडवेंचर कर सकती है वहाँ पे? नहीं, देखिए इनसे खैर के तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसल कुंड भी कह चुके हैं हम्म। और वहाँ पे कोई ऐसे हालात भी नहीं है। वहाँ पे जो इस वक्त मामलात हैं, देखिए ये बातें तो वो लोग करते हैं ना, या वो यूट्यूबर्स करते हैं जिनका इमरान खान साहब को जेल में रखने का मकसद जिनका है। यानी अच्छा। वो ना बाहर आए, ना डॉलर्स जो हैं वो जो कमा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो उस तरह से जो उनकी कमाई के ज़रिए उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अक्सरों की। इसी तरह से जो नई लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि मामले हल हों, क्योंकि मामले हल हो, इमरान खान साहब आ रहे हैं तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है फिर वो तो अपनी एक टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी ना जी उनको। तो हम्म। ये इसलिए ये भी एक मामला है, लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं और फिर आप जिसके ताल्लुक हो उसको आप कर्स भी करें, तो ये अप्रोच जो है ना कंफ्यूजिंग है। हम्म। जो भी बात करता है, तो आप यानी भी एग्री करते हैं कि आप जितने भी बात भी यूट्यूबर करना बाहर बैठे हुए हैं इन पे इनको लगाम लगाने की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा नहीं, नुकसान। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते। नहीं, देखिए अगर इमरान खान साहब खुद शजिया, कह उनको दें इस चीज डॉलर्स को। आते हैं, वो क्यों मानेंगे? सर व्हाई लेकिन शुड अगर दे इमरान खान फॉलो? साहब खुद इस वो चीज को क्यों? इंडोर्स कर दें और कह दें कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नहीं, वो ये तो बारहा कहते हैं कि कहा हमारा गया कि उनसे उनकी ताल्लुक है ही उनके नहीं, तो बयानात हम की वजह उनको से ही। डिसोन क्यों करें? हम्म। वो ये कह रहे हैं कि हम तो डिसोन तब करें ना अगर हम ओन करते हो तो। ये उनका मतलब, वो सर उनका ये तभी स्टांस ये है कि पॉसिबल हम होगा ना ओन ही अगर नहीं ये करते चीज तो इमरान डिसोन खान क्यों साहब के करें? तरफ से खुद आएगी तो। इमरान खान साहब से कोई बंदे मिलेंगे जो सियासी अप्रोच रखेंगे या वो जहन रखेंगे, तो तभी वो बात होगी ना। हम्म। अगर आप उनको मिलने ही नहीं देंगे। अब अलीमन गंडापुर साहब जो हैं, वो दूसरी सोच के हामी थे, उनको क्यों नहीं मिलने दिया कि 8 महीने? हम्म। देखिए ना, ये भी तो आप दूसरी तरफ भी तो स्ट्रेटेजी कोई नहीं है ना। एस्टेब्लिशमेंट भी तो सिर्फ डंडा ही चला रही है ना, उनको भी तो कोई चीज अगर मतलब करनी है सीधी, तो फिर आपको हम्म। एक्सेस तो देनी पड़ेगी। एक्सेस जो है वो जो उनसे को सुलह-जोई की बात इमरान खान साहब से कर सकता है या उनको कायल कर सकता है, उसकी एक्सेस तो आप देते नहीं हैं। हम्म। तो फिर वहाँ पे जिस किस्म के ज़ाहिर है जेल के अपने हालात होते हैं, चाहे जितनी मर्जी अच्छी जेल भी हो, वो खान साहब की तो है भी नहीं, या बुशरा बीबी की तो है भी नहीं।
तो फिर आप उनको इससे क्या तवक्को करते हैं? तो लोग जो हैं वो ऐसे हों जो उनके साथ बात कर सकें, लॉजिक कर सकें, तो फिर इमरान खान सर साहब ये को कायल कर सकें, ऐसे प्रॉब्लम ये है ना लोगों कि के बड़ी एक्सेस। कंफ्यूजन चल रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि नवंबर में एहतजाज है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं ऐसा कोई प्लान नहीं है, सलमान अफरीदी साहब कहते हैं, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम फिर दोबारा से सड़कों पर आएंगे। क्या पीटीआई रवां माह कोई तहरीक ऑन ग्राउंड चलाने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि देखें, एहतजाज भी करना तो उसकी ये कोई सियासी हिकमत अमली होती है ना। जो एहतजाज है वो उसकी भी कोई हिकमत अमली, कोई ग्राउंड वर्क और होम वर्क कुछ किया जाता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, ठहरेगा कहाँ पे, ख़त्म कैसे होगा, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, लोग कहाँ से आएंगे, फाइनेंस कौन करेगा, उनके बैठना धरना देना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, ये सारी चीजें जो है अभी तक तो कंफ्यूजन है। मुझे तो नहीं नजर आती कि पीटीआई तैयार है इस मामले के ऊपर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर आप पिछले नवंबर में जो हुआ है तो क्या बात आपको ये रीश्योर कराती है कि ये दोबारा नहीं होगा? तो लिहाजा लोग, वर्करों के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो वर्करों के वालिदैन हैं, कुर्बानी तो वर्करों ने दी है, लीडरशिप ने तो कभी ये आए नहीं ना। हाँ, ये ये तो बात भी फैक्ट है। आम बिल्कुल सही। हमारा वर्कर मिला तो वो कोई चारा थोड़ी होता है कि हर बिल्कुल, अब बार उसको चैलेंजिंग आप होगा डेफिनेटली डाल दें दोबारा आगे। कारकुन को बाहर सड़कों पे लेकर आना, क्योंकि ऑलरेडी वो बस थके ये हुए हैं। बड़ा बिल्कुल सीरियस सही। काम है। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, साहब के रहने हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, दुनिया भर में इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर अहम मामलात काबिल गौर है, जहां सियासी तवाजुन, ताकत के खेल और खित्तों को असर नौ तकसीम के इशारे तेजी से वाजे होते जा रहे हैं। इस्तांबुल में आज मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास इसी आलमी तगय्युर का हिस्सा है, जहां तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात गजा की खुद मुख्तारी, इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम दुनिया को मुतनब्बे किया है कि इसराइल जंग बंदी को कमज़ोर करने के बहाने तलाश कर रहा है, लिहाजा अब वक्त है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अमली इक़दाम करे। इसी दौरान पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गजा में किसी भी अमन फोर्स में उसकी शमूलियत सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत होगी, जबकि वज़ारत इत्तलात ने इन खबरों को सख्ती से तरदीद भी की है कि पाकिस्तान ने किसी खुफिया मुआहदे के तहत CIA या मोसाद से कोई डील की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है, इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की बहाली और गजा की तामीर नौ ही पायदार अमन का रास्ता है। आलमी सतह पर एक और अहम पेशरफ्त अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई ताउन के 10 साला डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तजदीद है, जो पहली बार 2005 में दस्तखत हुआ था। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले, मुश्तरका मशकों और इंटेलिजेंस ताउन को फ़रोग देते हैं। ये शराकत दारी, जिसे इस माह दोबारा फाल किया गया है, अब अहम सवाल ये है कि क्या इस मुआहदे को खित्ते में बढ़ती हुई पाकिस्तान और चीन की अहमियत के तनाजुर में देखा जा सकता है। दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी दिफाई ताउन का मुआहदा 1954 में हुआ था, जो कोल्ड वॉर के दौरान सीटो और सेंटो जैसे फौजी ब्लॉक्स के जरिए फाल रहा, मगर बाद-अज़ां अफगान जंग के बाद इसकी नोयत बदलती गई। दूसरी जानिब भारत ने खित्ते में अपनी प्रॉक्सी जंगें तेज कर दी हैं, ताहम ऑपरेशन सिंदूर 2 में नाकामी और पाकिस्तानी सरहदी दफा की मजबूती ने नई दिल्ली को दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया है। अलबत्ता भारतीय अफसरान और मोदी रजीम की गीदड़ भपकियां जारी हैं। इन तमाम तगय्युरात के बीच अमेरिका पाकिस्तान के मादनी वसाइल में दिलचस्पी ले रहा है। अमेरिकी वफद ने इस्लामाबाद में मुलाकातों के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के तहत मादनी शोबे में सरमायाकारी की बात की, जिसे वाशिंगटन चीन की मादनी बालादस्ती के मुकाबले का जरिया समझा जाता है। गजा अमन मुआहदे के हवाले से मुस्लिम दुनिया के अब बढ़ते हुए खदशात क्या कोई नया मुश्तरका लाहे अमल सामने ला सकते हैं? भारत का अमेरिका से दिफाई मुआहदा क्या पाकिस्तान को दोबारा चुकन्ना होने की जरूरत? अफगानिस्तान के जरिए भारत की प्रॉक्सी वॉर और क्या अफगान तालिबान मुआहदे पर कायम रह पाएंगे? इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। सर, DGISPR ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि उनकी शराइत मायने नहीं रखती और हम उनसे सिक्योरिटी की भीख भी नहीं मांगेंगे, बल्कि ताकत के बल पर बोते पर हम अमन कायम करेंगे। आप बतौर आर्मी ऑफिसर इस बयान की अहमियत और इसकी सख्ती को किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया शरिया, आपने इनवाइट किया।
देखिए, ये कन्वे करना ज़रूरी होता है। जब नेगोशिएशन हो रही होती है तो अपना अपना रिज़ॉल्व दिखाना होता है और आपने डिटर्मिनेशन अपनी बतानी होती है। हम्म। ताकि जो दूसरी पार्टी है या फ़रीक है उसको अंदाज़ा हो जाए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम्म। आपका जितना रिज़ॉल्व किसी को इन्फ्लिक्ट करने का ज़्यादा होता है, उतनी ही बार्गेन आपको बेहतर मिलती है नेगोशिएशन। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी को ये बताएँ कि हमारी कितनी कन्विक्शन है या हमारी कितनी अर्जेंसी है या हम्म। हमारा कितना ज़्यादा पक्का एक मुसम्मम इरादा है, तो हम्म। फिर जो दूसरा फ़रीक होता है वो उसी हिसाब से आपसे नेगोशिएट करता है और कम से कम वो अपने लिए प्राइस कैलकुलेट ज़रूर कर लेता है कि अगर मैं नहीं मानूँगा ये बात, तो मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी हम्म। और ये एक अंदाज़ा दूसरे को लगवाना ज़रूरी होता है नेगोशिएशन। तो सर उन्होंने स्मगलिंग और मंशियात के हवाले से भी उस पर भी बड़ा जोर दिया है कि किस तरह से ये चीज़ हो रही है और हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी, मंशियात और स्मगलिंग तो ज़ाहिर है बहुत पुराना यहाँ पे इश्यू रहा है बॉर्डर पर और बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी है बहुत सारे ग्रुप्स का या इवन आर्म्ड ग्रुप्स का, वेपनाइजेशन की और टेररिज्म की बहुत ज़्यादा एक वजह भी है ये। और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, स्टैंड अलोन नहीं है। जब भी बॉर्डर के अंदर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसके अंदर ज़ाहिर है जब एक दफ़ा स्मगलिंग होती है, फिर ड्रग्स भी आ सकते हैं, फिर करेंसी भी होती है, फिर फूड भी हो सकती है, फिर टेररिज्म भी हो सकता है, फिर ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है और जिसकी ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर फिर टेररिज्म भी या खुदकुश हम्म। धमाका करने वाले या प्लान करने वाले लोग भी आपके मुल्क की सरहदों में आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है सबको चेक करना पड़ेगा, ये स्टैंड अलोन आपका सिर्फ नेगोशिएशन से काम नहीं पड़ेगा, हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होगी कि हमारा रिज़ॉल्व और कैपेबिलिटी दोनों हैं और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम वैसे चेक एंड बैलेंस भी कर सकेंगे और इससे ज़्यादा सख्ती करने की पोज़ीशन में भी हम होंगे। तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा ये स्टैंड अलोन आप ये नहीं कर सकते कि टेररिज्म स्मगल ना और बाकी चीज़ें चलती रहें। हमें बॉर्डर हम्म। के हर पोस्ट पर, हर जो राहदारी है हमें वहाँ पर सख्ती करनी पड़ेगी, चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस करना पड़ेगा, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें बर वक़्त खबरें मिलें और इंटरसेप्ट करें और दुश्मन को या जो भी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको ये मैसेज चला जाए कि आपकी कोई भी इस तरह की मूव कामयाब नहीं होगी। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट है और अपना रिज़ॉल्व दिखाना मेरा ख़्याल है ज़रूरी है। ठीक सर, ये जो पाक अफगान मुआहिदे में एक और बात भी हुई थी कि अगर दोनों तरफ से कोई ऐसा अटैक होता है या कोई इस तरह की बात होती है तो आप जवाब नहीं देंगे बल्कि आप जो सालसी हैं उनको आप इन्वॉल्व करेंगे, उनको बताएंगे कि ये देखेंगे इस तरफ से ये अब शरारत की गई है। जबकि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने कोई ऐसी हैंकी पैंकी लगाई, दोबारा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या अब अगर दोबारा इस तरह की कोई अफगानिस्तान की तरफ से एफर्ट होती है तो क्या हम पहले सालसी को बताएंगे, जो हमारे सालसी मेंबर्स हैं उनको बताएंगे, या फिर हम ये इस्तेहकाक रखते हैं कि हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए शजिया इसमें थोड़ा-सा तहम्मुल की ज़रूरत है क्योंकि ये डबल एज सोर्ड है। हम्म। डबल एज सोर्ड इस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि क्योंकि इंडिया फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर और क्योंकि उनके स्लीपिंग सेल्स भी हैं, मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूँ कि कुलभूषण यादव जो है वो इसी तरह के एक प्रोजेक्ट में पकड़ा गया था, उसकी हम्म। यही ज़िम्मेदारियाँ थी, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान का नेटवर्क यहाँ ऑलरेडी मौजूद है और स्लीपिंग सेल्स होते हैं, डोरमेंट रखे जाते हैं, वक़्त आने पर उनको ट्रिगर कर दिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है, मैं उनसे ज़िम्मेदारी तालिबान से तो नहीं हटा रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक थर्ड पार्टी कर दे ताकि ब्रीच ऑफ आपका एग्रीमेंट हो जाए या ब्रीच ऑफ सीज़ फायर हो जाए और आपके अंदर बद-एतमादी हो, तो हमें वेल कैलकुलेटेड देखना पड़ेगा कि अगर खुदा ना ख़ास्ता इस तरह का कुछ वाक़या होता है, तो ये तो नहीं कि कोई तीसरी पार्टी या तीसरा फ़रीक ऐसा करवा रहा है जिसके अंदर हम एक-दूसरे का एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैं रूल आउट नहीं कर रहा कि तालिबान खुद या उनके स्पॉन्सर्ड या पहले से ऐसे ग्रुप जिनको ये टास्किंग कर दी गई हो तो वो भी कर सकते हैं, तो हमें डिफरेंशिएट ज़रूर करना चाहिए। सर वो तो क्लियर हो गया हुआ है ना कि इस सब के पीछे बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया गया हुआ है कि भारत है जो प्रॉक्सी के थ्रू उनको इस्तेमाल करके और डॉलर्स ऑफर करके ये सब पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो सर तय है कि कहाँ से स्ट्रिंग्स पुल हो रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई एफर्ट होती है तो इसका मतलब है कि हम पहले सालसी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। ये डिपेंड करता है क्या इंटेंसिटी है। ऑब्वियसली मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कितनी ज़्यादा सिवियरिटी के साथ हमें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है, हम्म। उस पे डिपेंडेंट होगा कि हमने रिस्पॉन्ड क्या करना है। और ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा इंटेलिजेंस बेस आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि आपको सोर्स का पता होता है, आप लॉन्चिंग पैड का पता होता है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट उस पर इम्पोज़ कर दें उस वाक़ये के ऊपर कि जहाँ से ये इनिशिएट की गई हो, तो फिर बाज़ दफ़ा ऑन स्पॉट इमीडिएटली और एक कंफर्म किस्म का एक मैसेज भेजना भी हम्म। ज़रूरी होता है, लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ठीक सर, क्योंकि सर अब वैसे भी ये भी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई एसपीआर ने भी बड़ा क्लियर बोला है कि हमें तो अभी भी लगता है कि भारत समंदर की तरफ से कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है।
जी ये तो ज़ाहिर है मई के बाद से तो हम किसी तरफ से भी तवक्को कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, जैसे एक उसने अफगानिस्तान को लॉन्च किया, फिर आपने ये मल्लाह जो मछलियां पकड़ने वाले उनको पकड़ा गया, उनसे निकाला, बड़ी इंफॉर्मेशन निकली है। तो बात ये हम ये देखनी चाहिए, हमें रियलाइज करना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देगा। हम्म। और जाहिर है वो स्ट्रेच करना चाहता है कि एक तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अनकंफर्टेबल किया जाए और सेकंड प्रॉन्ग खोला जाए साउथ ईस्ट की तरफ पाकिस्तान के, जहां वो समंदरी हदूद में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम्म। शो ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं। विक्रांत को सिर्फ, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ वो शायद फोटोशूट के लिए रखा हुआ है, उन्होंने फिर निकाला, उसके ऊपर चंद तस्वीरें खींची जहाजों के बैकग्राउंड में और मीडिया को रिलीज कर दी कि ये विक्रांत खड़ा है। मैंने विक्रांत अपनी सर्विस के दौरान भी और उसके बाद भी रिटायरमेंट के मैंने बड़ा डाटा किया, बड़ा रिसर्च किया, मैंने पाक फज़ाइया से भी पूछा, पाकिस्तान बहरिया से भी पूछा, हम्म। वो विक्रांत आज तक नजर नहीं आया और ना निकाला जा सका है। वो मुझे लगता है एक्सरसाइजेज के लिए होता है और एक फोटोशूट के लिए होता है और मीडिया को प्रेजेंस दिखाने के लिए होता है। तो अगर वो समंदर की तरफ कोई इन्होंने अनफॉर्चुनेट अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो ये हम्म। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी विजिलेंस, हमारी नजर और हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो हिंदुस्तान की शायद सोच से भी आगे तक है और इतना टाइमली है और इतना एक्यूरेट है कि शायद वो खुद सरप्राइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। सर, इस्तांबुल में भी आज बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास है गज़ा के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि इससे इस्लामी ममालिक के दरमियान कोई दिफाई या इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन ब्लॉक बनने की बुनियाद रखी जा सकती हो? क्योंकि अब तो तुर्की की जानिब से भी ये खदशा सामने आ गया है कि इसराइल इस अमन मुआहदे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और 55 बार खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है इस मुआहदे की। तो क्या मुमकिन है कि इस मुआहदे के बरक्स कोई दिफाई प्लान मुरतब किया जाए? चलिए, मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ जब ये एग्रीमेंट हुआ था और हम्म। मैं इसको शकूक व शुबहात से एक नजर से देखता था, मेरी अपनी वजह से नहीं, इसराइल के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। बिल्कुल। और आपने देखा होगा अभी जिसको कहते हैं ना, अभी एग्रीमेंट की स्याही भी नहीं सूखी थी तो हम्म। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि मैंने तो कोई टू स्टेट पे एग्रीमेंट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी फिर हमास को हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, और मेरी एप्रीहेंशंस डे वन से यही थी और आज भी हम्म। वही है। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था जब एग्रीमेंट हुआ था कि ये इतने नुकात लिख तो लिए हैं लेकिन इसमें जज और ज्यूरी खुद इसराइल है या हम्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट है। तो जो 8 मुल्क स्टेक होल्डर थे उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी स्टेटस रखा गया था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मुझे डेस्परेशन नजर आ रही थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की एक चीज पर कि उनको हर सूरत में अपने जरगमाली वापस चाहिए थे, क्योंकि हाँ। उनका बहुत प्रेशर माउंट हुआ था डोमेस्टिक भी। उनका इलेक्शन अगले साल आ रहा है, उनकी हम्म। ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, उन पर मुकदमे चल रहे थे। 150 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में जो मुल्क हैं उन्होंने इसराइल के खिलाफ जाते हुए फलस्तीन को एज अ स्टेट तस्लीम कर लिया था। तो ये हम्म। सारे इंटरनल, डोमेस्टिक, लीगल, इलेक्शन, डिप्लोमेटिक सब प्रेशर थे जिसकी वजह से नेतन्याहू मजबूर हुए थे और उन्होंने सोचा कि ये विन विन सिचुएशन कर लूं कि मैं टेम्पररी दुनिया को ठंडा भी कर दूं। बहुत सारे दुनिया हम्म। के अंदर मुजाहरे हो और रहे थे, आपने देखा वेस्ट में, यूरोप में। तो अपने मकासद उन्होंने भी एक हासिल कर टेम्पररी लूं। एस्केप में अपने ने फायदा देखा कि भाई मेरे इस तरह यरमाली भी वापस आ जाएंगे, मैं हम्म। एग्रीमेंट भी कर लूंगा और जो ब्रीच करना है या तोड़ना है मुआहदे को जब मर्जी तोड़ दूंगा। तो सर, वो यही तो मुझे हमें उस वक्त उनकी नजर आ रहा डटाई था, तो हमें खास तौर सामने नजर आ से। रही है ना कि इसराइली जो वजीर आजम नेतन्याहू साहब, वो तो उन्होंने बड़े क्लैरिटी से चंद रोज कबल कहा है कि हम गजा पर जो फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं वो अमेरिका से पूछकर या इजाजत लेकर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बताकर उनके इल्म में लाकर अटैक कर रहे हैं। यानी कि वी डोंट नीड यही बात इंश्योरेंस फ्रॉम दैट साइड। तो यही डोंट यू थिंक कि ये एक हमारी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल से ये बयान एक आई ओपनर होना चाहिए? कब हम अपनी आंखें खोलेंगे सर? ये आंखें तो बहुत पहले खोलनी भी चाहिए थी शजिया, लेकिन बदकिस्मती से खुल नहीं रही हैं जितनी खुलनी चाहिए थी। हमें समझ आ जानी चाहिए थी कि मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद बड़ा जरूरी है, कि सिर्फ कहने की हद तक नहीं या मीडिया की हद तक नहीं या ख्वाहिश की हद तक नहीं, रियलिटी में भी चाहिए। हमें हम्म। रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से हम खुद अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट की वजह से डिवाइडेड हैं हम्म। ओपिनियन में। कुछ मुल्क इसराइल से बहुत क्लोज ताल्लुक रखते हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, कुछ सिर्फ डिप्लोमेटिक रखते हैं और कुछ पाकिस्तान जैसे हैं जिन्होंने बिल्कुल आज तक उसकी हकीकत को तस्लीम नहीं किया, हमारे पासपोर्ट पर उनका नाम भी नहीं है। तो कैटेगरीज हैं मुसलमान मुल्कों की, इसीलिए हमारी कन्वर्ज नहीं कर पाती इंटरेस्ट या हमारा प्लान जब भी हम बनाते हैं। तो ये हम्म। डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका इसराइल को हमेशा फायदा होता है, उसको पता है कि यूनाइटेड पाकिस्तान हो या ये उनके आपस में बाकी मुत्तहिद नहीं मुसलमान है, मुल्क हो, बिल्कुल। एक पेज पर नहीं हम्म। आएंगे। ये बदकिस्मती है। लेकिन अभी भी आपने ठीक कहा कि आंखें खुलनी चाहिए और आपने देखा ये ब्रीच हुआ है, इतनी दफा हो चुका है, फिर शहीद हुए मासूम जो फलस्तीनी है। और ये आज का नहीं है, मैं ट्रैक रिकॉर्ड फ्लैशबैक करता चलूं कि 1960s में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने आर्म स्ट्रगल की थी यासिर अरफात की लीडरशिप में।
वो कोई कुछ साल जारी रही, फिर 1993 से लेकर 95 में तक एक ओस्लो एग्रीमेंट हो गया यासिर अरफात के साथ, इसराइल का अमेरिका ने करवाया, और उसमें लिखा हुआ था, आज पढ़ के देख लें, 32 साल पुराना एग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट है ये लीड करेगा टू स्टेट की तरफ फाइनली। 32 साल में देखें हम वही खड़े हैं और आज भी हम टू स्टेट की बातें कर रहे हैं और इसराइल मूव किए जा रहा है। बिल्कुल। सर, इस सब में ना सबसे अहम तो इस वक्त अमन फोर्स का गजा भेजने का मामला है। तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका दिफाई सोच किस हद तक अमली इत्तेहाद में तब्दील हो सकती है, खास तौर पर अगर गजा में अमन फोर्स के क्याम की बात आगे बढ़े तो? शजिया, इससे पहले कि अमन फौज डिप्लॉय हो या कोई बात हो, मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, उनकी एसओपीज क्या है उस डिप्लॉयमेंट की। बिल्कुल, क्योंकि पहली दफा हमें जहन में रखना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशंस की डिप्लॉयमेंट नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लैग के अंडर हम नहीं जा रहे। जब भी यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स डिप्लॉय करती है कहीं भी दुनिया में, तो उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उनकी एक एम्पावरमेंट होती है ट्रूप्स की कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनकी ऑथराइजेशन क्या है। लेकिन ये क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्राफ्ट किया हुआ सारा मुआहदा है, तो कौन इसको लुक आफ्टर करेगा, इसकी लीगल मैंडेट क्या होगा। एथिकली मैं नहीं उसको चैलेंज कर रहा, हमें अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ जब ट्रूप्स डिप्लॉय होंगे, आया ये शूट टू किल कर सकते हैं, आया ये अरेस्ट करेंगे, आया ये डराएंगे, अगर इन पर खुद हमला होता है तो सेल्फ डिफेंस में मारेंगे, अगर किसी मासूम की जान कोई और ले रहा है तो उसको मार सकेंगे कि नहीं मार सकेंगे। एग्जैक्टली, बहुत और आप किसके खिलाफ जा रहे हैं। जब तक वो तय नहीं होते, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि कितना कारगर होगा। और खास तौर पर अगर अमन की चाबी सारी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो सबके सामने है, उन्होंने भी सिंपैथी अपने लोगों की लेनी है, क्योंकि अपने यरगमाली वो वापस ले गए हैं और अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने नई हाइप क्रिएट करनी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, कुछ अपने इस खित्ते की भी बात करते हैं। अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे की जो तजदीद को आप खित्ते में ताकत के नए तवाजुन के तौर पर देखते हैं, या ये सिर्फ एक अलामती शराकतदारी है, क्योंकि ये मुआहिदा 2005 से चलता आ रहा है, और अब अगर अमेरिका भारत को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी देता है तो क्या पाकिस्तान के ये मुमकिन है कि वो चीन के साथ अपने दिफाई ताउन को इससे ज्यादा मुअस्सर सतह पर ले जाए? देखिए शजिया, ये इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो 2005 में उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, फिर ये 2015 में एक्सटेंड हुआ, फिर 2025 में एक्सटेंड हो गया। देखने को ये रूटीन मैटर लगता है, लेकिन हमारे लिए, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हमें इसलिए लगा कि पहले जो 20 साल हैं 2005 से लेकर 25 तक, ऑलमोस्ट हम जो है लेस रेलेवेंट थे अमेरिका के लिए। हमेशा हमें एक्यूज किया जाता था कि हम डबल खेल रहे हैं, हम एक तरफ अमेरिका के साथ हैं लेकिन हम दूसरी तरफ किसी दूसरे ऑपोनेंट एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्रिटिसिज्म लेना पड़ता था हर सदर से तकरीबन। लेकिन इस दफा थोड़ा सा स्ट्रेंज इसलिए लगा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हमारी तरफ इंक्लाइंड है, रिलेटिवली इंडिया को आइसोलेट किया हुआ है। खासतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें, वो कितना क्रिटिसाइज करते थे, तेल खरीदने पर करते थे, रूस से क्यों खरीद रहे हैं, ट्रेड की टैरिफ की थ्रेट्स करते थे, और बहुत सारे और इश्यूज थे, ब्रिक्स पर करते थे कि इंडिया क्योंकि पायनियर मेंबर है। तो ये सारा अब लगता है कि इसका मतलब है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, शायद 2-3 दिन पहले मैं आपके साथ पॉडकास्ट में भी ये कर रहा था कि देखिए, ये दुनिया चलती है अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ, हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कोई खास तौर पर सुपर पावर तो बिल्कुल अपनी इंटरेस्ट में चलती है, जो जिसको वो करीब समझते हैं उसको जरूर कन्वर्ज करते हैं, तो वो करते हैं। अगर कन्वर्ज नहीं करते हैं तो आप जितने मर्जी इंपॉर्टेंट मुल्क को नहीं करते। तो हिंदुस्तान को मुझे लगता है कि कैरेट एंड स्टिक के तौर पर ये प्रेशर डाला गया था पिछले 5-6 महीनों में, जो नजर आ रहा था, और आइसोलेशन की गई, टैरिफ बढ़ाए गए, डांटा डपटा गया, ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 एयरक्राफ्ट कहा गया, तो ये बड़ा प्रेशर माउंट हुआ हुआ था। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी थी कि वो डोमेस्टिक इलेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो रही थी, फिर उनको करना पड़ा सबसर्वेंट उन ख्वाहिशात के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की थी। फिर साथ ही उन्होंने नोट किया होगा कि मुझे लगता है कि शायद वो इंसेंटिव के तौर पर ये एग्रीमेंट फ्लैश जरूर करते रहे हैं पिछले 6 महीनों में कि हमने रिफ्रेश करना है, और अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम एग्रीमेंट रिफ्रेश करेंगे। अब कमिंग बैक वेरी क्लोजली क्विकली मैं कवर करता चलूं कि कितना खतरनाक है। ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका भी ऑफर क्या करता है, आया फाइटर जहाज करता है, इलेक्ट्रॉनिक करता है, पहले भी चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 दे चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजें देता रहता है। तो आया ये अपाची हेलीकॉप्टर देते हैं, कोई गनशिप देते हैं, फाइटर जहाज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज। इट डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कितना खतरा है।
और आखिरी सवाल जो आपने किया था कि चाइना के साथ, हमारा चाइना के साथ पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कोलैबोरेशन है। हमें उसको एनहांस की इसलिए जरूरत नहीं है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के करीब हो गया, हम इसलिए एनहांस करते हैं कि हमारी वो जरूरत है और हम म्यूचुअली सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए एक दूसरे की बेहतरी चाहते हैं। ठीक। सर, भारत की जो हालिया ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के इस्तेमाल को आप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा समझते हैं? क्योंकि अभी कल भारत ने अपना एक नया और सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 नामी खला में भेजा है। देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि अभी मई के महीने में 3 सैटेलाइट हमारे कंट्रोल में आ गए थे उनके, इतना मैं बता सकता हूँ। अच्छा। उनको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं अपने सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथ से ना गवा बैठे। करते रहे ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को ड्रोन, लेकिन हमने जो किया था मई के अंदर, हमने तकरीबन, आपने नोट किया, हंड्रेड्स ऑफ हमारे ड्रोन जो थे, लॉटरिंग मिशन जो थे, वो दिल्ली और गुजरात के ऊपर कई-कई घंटे प्रवास करते रहे थे। सर्विलेंस हमारे पास थी, सैटेलाइट की पिक्चर हमें भी मिल रही थी। तो हमें कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च कर लेने से वो कोई डोमिनेंस नहीं हो जाती उनकी। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया 4 सालों से करती आ रही थी। उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है, विजन चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, लीडर चाहिए होता है ऐसा। फिर आपको विल टू फाइट चाहिए होती है सबसे ज़्यादा। विल टू फाइट ना हो तो फिर ऑब्वियसली सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। बिल्कुल सही, आप जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएं। सर, बराह रास्त जंग का नतीजा तो भारत समेत सारी दुनिया देख चुकी हुई है ना, कि हमने उनके साथ क्या किया है, मगर प्रॉक्सी वॉर और किराए के लोगों के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में भारत इसमें माहिर है, नो डाउट, वो बड़ा टैलेंटेड है। इसके कंट्रोल के लिए आप क्या समझते हैं कि टारगेट बेस्ड ऑपरेशन ही बेस्ट ऑप्शन है या कोई जदीद मजीद हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए शजिया, आपके प्रोग्राम में जब मैं शायद मई में भी आया था तो मुझे याद है कि मैंने कहा था, जब एक सवाल हुआ था कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब आगे क्या होगा, जंग अब कैसी शक्ल इख्तियार करेगी जब हमने इनके जहाज गिरा दिए हुए थे। तो उस वक्त भी मैंने हर चैनल पे यही अर्ज किया था कि ये अब प्रॉक्सी वॉर इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमारे लिए ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जब इतनी पब्लिक एम्बेरसमेंट हो गई, ऑपोजिशन ने ज़ाहिर इतना प्रेशर माउंट कर दिया, इंटरनेशनल जो भी तजिया नगार कह लें या मिलिट्री ऑब्जर्वर कह लें या पोलिटिकल लीडर कह लें, उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसमें शिकस्त खाई है, जहाज लूज किए हैं। उनकी अपनी लीडरशिप ने, आपने देखा कितने कंफ्यूजिंग बयान दिए पिछले 6 साढ़े 6 महीने के अंदर। तो वही अगर आप इकट्ठे कर लें तो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो हमें लगता था, और उस वक्त कोई शक मुझे तो नहीं था, कि इंडिया प्रॉक्सी वॉर के लिए जाएगा। उनके स्लीपिंग सेल्स भी होते हैं, अफगानिस्तान फैक्टर उनके लिए। अब आप देखिए, जब से अभी कुछ अर्सा पहले सर बताया गया ना कि एक हमने भारतीय जासूस भी पकड़ा है। जी, एक वो भी है, और इसके अलावा आप देखेंगे अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी इतनी ज्यादा, एकदम देख लें 5-6 महीनों में बहुत बढ़ गई है। हमारे शोधा के जो नाज़े उठाए हमने हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद हुई है पिछले दिनों जो उन्होंने अटैक्स किए हमने। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने सोचा कि ये ईजी है, आप फंड करके टेरर को हायर कर लें और अपना काम कर लें, ना अपने राफेल गिरवाएं, ना Su-30 गिरवाएं, ना आप Raj-2000 गिरवाएं, ना MiG-29 और ना कोई और ड्रोन वगैरह का नुकसान उठाएं। तो ये उस वक्त से एक्सपेक्टेड था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, और जो आप टारगेट बेस कह रही हैं वो नीड बेस पे होगा, एज एंड व्हेन जब भी मिलिट्री लीडरशिप समझेगी, मेरा ख्याल है हम रिस्पॉन्ड उसी तरह देंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे भारत की प्रॉक्सी तो है ही, जिस तरह से तालिबान और टीटीपी के ग्रुप सबसे पहले जेन में आते हैं जब भी हम भारत की प्रॉक्सी की अगर हम बात करें। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा अभी अफगानिस्तान के साथ एक सीज फायर मुआहिदा हुआ है, यू थिंक वो वाकईतन एक लॉन्ग टर्म कामयाब मुआहिदा कहा जा सकता है? क्या टीटीपी अफगान तालिबान की बात मानेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इतना लास्टिंग हो सकता है, और खास तौर पर डॉक्यूमेंट हो जाता है, और अगर डॉक्यूमेंट हो गया तो मुझे लगता है चलेगा नहीं। देखिए, शो ऑफ फोर्स जो हमने की है वो टेम्परेरी सोल्यूशन तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म हमें उनको अप्रिशिएट कराना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अफगान तालिबान को, अफगान हुकूमत को, टीटीपी को, और अफगान लोगों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें अफगानिस्तान के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने जो आपका ट्रेड बंद किया हुआ है, आपके गुड्स बंद किए हुए हैं, आपकी खुराक और सप्लाई बंद की हुई है बॉर्डर पर, वो आपकी हुकूमत को पनिश करना चाहते हैं, हम आपको नहीं करना चाहते। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग हमसे अभी भी सिंपैथेटिक हैं। आपने नोट किया कि उनकी हुकूमत ने काफी कोशिश की कि लोग मुजाहरे निकले, को सड़कों पर एहतजाज करें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन कोई नहीं निकला, क्योंकि उनको एहसान याद है हमने 45 साल पहले किया था और आज तक करते आ रहे हैं। तो ये लास्टिंग तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, जिसको कहते हैं ना बार्गेनिंग चिप या नेगोशिएशन लिवरेज, अपने हक में कर सकता है फंड ज्यादा करके, फैसिलिटेशन ज्यादा करके, वादे नए नए करके। तो जब ये सारा हो जाता है तो जाहिर है लुक्रेटिव बड़ा हो जाता है। और लास्ट सवाल के जवाब में ये है
कि सारे ग्रुप्स की अपनी नेशनल इंटरेस्ट, अपनी अपनी ग्रुप इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। उनके लिए जो इनस्टेबिलिटी है वही उनके लिए स्टेबिलिटी है। वो समझते हैं अगर स्टेबिलिटी हो गई तो हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा, हमें पैसे ऑफर नहीं करेगा, हमें एंगेज नहीं कोई करेगा। तो ट्रेडिशनली आप देख ले 18-20 ग्रुप हैं, बड़े-बड़े 3-4 ग्रुप हैं, हक्कानी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, नॉर्दर्न अलायंस है। ये पुश एंड पुल एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को एलिमिनेशन का प्लान कभी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज अगर हमने एलिमिनेशन किया एक ग्रुप का, कल वो 2 या 3 दूसरे ग्रुप मिलकर उस ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे। इस वक्त कोई शक नहीं है, 48% पश्तून हैं, आबादी है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप मिल जाएंगे तो जब जैसे मैंने कहा पावर स्ट्रगल होगी और जिसके पास माइट होगा वो ज्यादा उसका राइट हो जाएगा, तो वो चाहते ही नहीं है कि हम एक हद से ज्यादा प्रेशराइज करें, और इसीलिए मुझे तो सर फिर जो 6 नवंबर को जो दोबारा एक दौर शुरू होने वाला है मुज़ाकरात का इस्तांबुल में, फिर आप क्या देख रहे हैं, मतलब उसको कि कोई आउटकम निकलेगा? देखिए, मैंने तो अर्ज किया ना कि इसमें बड़ी एक इंटेंशन चाहिए होती है और एक सलाहियत चाहिए होती है। दोनों का मसला है अफगानिस्तान की हुकूमत को। एक उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने अनाउंसमेंट कर दी और एकदम सारे टीटीपी खत्म हो जाएगी, पहली बात। और एक इंटेंशंस का भी मसला है, जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि देखिए इंटेंशंस भी नहीं है, क्योंकि एक हद से ज्यादा एक दूसरे को वो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पर जाते ही नहीं है। वो विन विन सिचुएशन करते हैं कि ग्रुपों को सरवाइव करने दिया जाए, ब्रीदिंग की जाए। जैसे मैंने कहा कि इनस्टेबिलिटी में उनकी स्टेबिलिटी है। अगर ये अफगानिस्तान आज स्टेबल हो जाए, दुनिया की नजरें हट जाएंगी और दुनिया उस तरह फंड नहीं करेगी, इन्फ्लुएंस पैदा नहीं करेगी। अभी भी आप देख लें, मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे ग्रुप्स के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अलायंस है। दूसरा, सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही क्यों है? इसी वजह से कि इंडिया फैक्टर यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दूसरे मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता वो? क्यों नहीं होते? ऐसे नहीं लगते सारे, ऐसे ट्रबल नहीं होती। सिर्फ हमारे साथ इसलिए है कि फंडेड है, स्पॉन्सर्ड है, इंटेंशन उनकी दूसरी है, और जाहिर है उनको बहुत ज्यादा फायदा नजर आता है टेम्पररी फाइनेंशियल टर्म में, जिसकी वजह से ये सारे का सारा सिचुएशन हमारे अनफेवरेबल होती रहती है। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा, रियलाइजेशन भी होगी, और अल्लाह करे कि हमें वो कॉस्ट दोबारा ना इन पर इम्पोज करनी पड़े जो पहले की थी, क्योंकि हम एक्साइटिंगली नहीं करते ऐसा। बिल्कुल, वो नेबर है, हम उस ब्रदरहुड का भी एक एहसास करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, ईरान ने भी कह दिया कि हम जोहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने जा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होगा ये अमेरिका के लिए इस खत्ते में? ये फिर काफी चैलेंजिंग होगा। ज़ाहिर है इजराइल और अमेरिका बिल्कुल यूनाइटेड है कि नहीं करने देना, और ये डिपेंड करेगा क्योंकि सर्विलेंस अमेरिका की बहुत स्ट्रांग है। इंटरनली आपने मसाइल देखा कितनी पेनिट्रेट कर चुकी है ईरान के अंदर, कितने एक्यूरेटली, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने साइंटिस्ट की रिपोर्टिंग की, लोकेशन की, किस तरीके से उनको एलिमिनेट किया गया, तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इमीडिएटली तो कुछ नहीं देख रहा, लेकिन आई एम श्योर कि अमेरिका और इजराइल ये जरूर देखेंगे कि नंबर 1 इनके साइंटिस्ट कौन से बचे हैं, आया वो बहुत सीजन्ड है, एक्सपीरियंस है, इस काबिल हैं, या फ्रेश कोई ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हैं, कितना खतरा है। नंबर 2, कितनी जल्दी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं, कितने दिनों में कर सकेंगे वो देखा जाएगा, किस स्टेज पर वो खतरा बन सकते हैं, नंबर 3 ये देखा जाएगा। तो ये सारा मॉनिटरिंग करेंगे वो, लेकिन अल्लाह करे ये ईरान उससे पहले अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, फिल्टर आउट करे ऐसे एलिमेंट्स को जो इतनी ज्यादा पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में, कि उनको एक एक साइंटिस्ट का पता था कि पिछली दफा कुछ साइंटिस्ट 1 या 2 शायद बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, नो डाउट, दोबारा स्ट्राइक करके वहां भी पहुंच के उनको मारा था। तो ये सारी की सारी, इसका मतलब है इंटरनल उनकी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से खबरें जाती है। तो ये मैं अभी इमीडिएट तो थ्रेट नहीं मैं देख रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डिपेंड करेगा कि उनको कितनी अपडेट जाती है, कितनी एक्यूरेट जाती है, और कितनी सिवियरिटी के साथ जाती है कि उनको हमला दोबारा करना पड़े। लेकिन इमीडिएट मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे एयर कॉमोडोर खालिद साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।